कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ना हम कंप्लीट अरावली करने वाले हैं, शुरू से लेके एंड तक। आपको सारे कंसेप्ट जो भी क्वेश्चन आंसर हैं सब आपको आने लग जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस क्लास में पूरा कवर करेंगे हम। तो आपका स्वागत है माया की IAS एंड RAS अकेडमी में। और घर पे सब बढ़िया है आपके? चलिए स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। तो जो अरावली है ना, वो पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक फैली हुई है। पालनपुर गुजरात, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली, इनके बीच में फैली हुई है। और अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें ना तो 692 किलोमीटर है। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है इसकी लंबाई। वैसे अगर हम राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो देखें तो खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से यहाँ पे खेतड़ी झुंझुनू पड़ता है, उस तक 550 किलोमीटर लंबी है ये। इसे अरावली का हम 100% भाग मानते हैं टोटल, जिसमें से 80% भाग राजस्थान में है भाई। 80 बहुत होता है 80। और जो मरुस्थलीय विस्तार है ना, उसको रोकने का काम करती है ये। अगर ये अरावली नहीं होती ना तो समझ लो पूरे राजस्थान में क्या आधा भारत मरुस्थलीय ही होता। उसके बाद हम देखते हैं कि अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है। तो 930 मीटर अरावली की जो कुल जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। अरावली राजस्थान को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। अरावली का अगर हम मुख्य विस्तार देखें ना, राजस्थान के अंदर की कितने जिलों में पड़ता है, तो राजस्थान के 16 जिलों को घेरती है अरावली। कौन कौन से हैं वो? उदयपुर है, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड और अलवर। इन 16 जिलों से होकर जो है वो अरावली आगे विस्तारित होती है। इसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा जूम कर लिया मैंने ताकि बढ़िया से दिखाई दे आपको। अरावली में जो राजस्थान में अरावली की दिशा है वो किस टाइप है? तो दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से लेके उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की बात करें ना हम, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। अगर हम इसकी बात करें तो इस टाइप जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ तो इसकी दिशा है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो यहाँ की साइड में क्या है? पतली है ये। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही तो बढ़ रही है ऐसे। तो चौड़ाई किस तरफ बढ़ रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। अगर हम अरावली के विस्तार की बात करें तो इसका सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में पड़ता है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है ना वो उदयपुर में है। और अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में पड़ता है। और अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो गुरु सीकर है जो यहाँ पड़ता है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु सीकर सिरोही में है। वह निम्नतम पॉइंट मतलब सबसे छोटा वो है यहाँ अजमेर में। ठीक है, पुष्कर घाटी, यहाँ पे पुष्कर पड़ता है अजमेर के अंदर, तो पुष्कर घाटी अजमेर में है सबसे निम्नतम पॉइंट। उच्चतम पॉइंट, ऊंचा पॉइंट गुरु सीकर सिरोही में है। अगर हम पूछे कि अरावली का मध्य भाग कहाँ है, तो अजमेर में ही है। और अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर है। सबसे ऊंचा पॉइंट गुरु सीकर सिरोही में तो था। वह न्यूनतम पॉइंट मतलब सबसे कम, तो वो है जयपुर के अंदर, जो यहाँ पड़ता है जयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम अरावली के अंदर वर्षा देखें कि सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है, तो अरावली के अंदर ना सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिणी भाग में होती है। अरावली के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। अरावली के उपनाम भी हैं,
विष्णु पुराण में इसे परिपत्र बोला जाता है। विष्णु पुराण के अंदर ना अरावली को परिपत्र कहा जाता है। भौगोलिक भाषा में इसे मेरू बोलते हैं। नॉर्मली भौगोलिक भाषा में अरावली को मेरू कहा जाता है। उदयपुर में आड़ावट्टा बोला जाता है। उदयपुर में अरावली के लिए आड़ावट्टा नाम का यूज होता है। और बूंदी के अंदर आड़ावली, हम नॉर्मली अरावली बोल रहे हैं लेकिन बूंदी में इसे आड़ावली कहते हैं। भारत का अपलेशियन किसे कहा जाता है? तो जो अरावली को बोला जाता है, अरावली को भारत का अपने अपलेशियन कहा जाता है, क्योंकि जो अरावली की तुलना है ना वो अमेरिका के अपलेशियन से की जाती है, इसीलिए इसे भारत का अपलेशियन बोला जाता है। ये देखिए, भारत का अपलेशियन यानी अरावली की तुलना है वो अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, इसीलिए इसे अरावली को भारत का अपलेशियन कहा जा रहा है। उसके अब अगर हम बात करें कि अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, तो अरावली की उत्पत्ति है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हुई थी। अरावली का निर्माण कब हुआ था? तब हुआ जब भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है वो समुद्र से अलग हुई थी ना, तब अरावली का निर्माण हुआ था। और अरावली को प्री कैम्ब्रियन युग काल का माना जाता है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन है वो A.M. हेरोन यानी अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया है। अरावली के अंदर कौन सी चट्टानें मिलती है? प्री कैम्ब्रियन चट्टानें, जिसका वर्णन M.A. हेरोन यानी अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन ने किया है। अरावली है ना वो विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली क्या है? अरावली है वो विश्व की प्राचीनतम वलित व अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली क्या है? एक मोड़दार पर्वत है। अरावली का वर्तमान अगर हम उद्गम देखें तो जो अरब सागर मिनिकॉय द्वीप है ना, जो लक्षद्वीप का हिस्सा है, उससे माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होती है। तो है अरब सागर, इस साइड में अरब सागर ही तो है जहां से अरावली की मूल जड़ निकलती है। तो इसीलिए अरावली का पिता किसे कहा जाएगा? अरब सागर को। अरब सागर को ही अरावली का पिता बोला जाता है। अगर हम बात करें अरावली की विशेषता, क्या विशेषता है? अरावली का जो दक्षिणी भाग है ना वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। खनिज ही खनिज है इसमें। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है, वरना अब तक मरुस्थल पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। मानने के लिए तरसते सब, वो समुद्र को ही ढक लेता। क्या? तो इसका जो दक्षिणी भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। यह मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम है। अरावली से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक सघन वनस्पति है यहाँ पे। खनिजों की बहुतायत है। खनिजों का घर कहा जाता है अरावली को। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक संघनन है, मतलब बहुत ज्यादा वनस्पति है। जो पूर्व की तरफ ढाल है ना वहां वनस्पति है वो अधिक देखने को मिलती है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा भी बोला जाता है कि जब वर्षा होती है तो कुछ जल है वो अरब सागर में चला जाता है और कुछ बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो इसीलिए अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह नदियों को दो भागों में बांट देती है। कुछ नदियों का जल है वो अरब सागर की तरफ चला जाता है, कुछ नदियों का जल है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है। अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करती है। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। जो अरावली पर्वतमाला है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली के अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन से जिले आते हैं तो अलवर, खेरथल तिंजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और कोटपुतली बहरोड। के बाद हम देखते उत्तरी अरावली की चोटियां कि कौन कौन सी चोटी है जो उत्तरी अरावली के अंदर आती है। रघुनाथगढ़ चोटी जो सीकर में पड़ती है। इसकी ऊंचाई की बात करें
तो 1055 मीटर ऊंची है ये। जो रघुनाथगढ़ चोटी है ना वो सीकर के अंदर पड़ती है और 1055 मीटर ऊंची है। उसके बाद आता है मालखेत। तो सीकर में दो चोटियां हैं अरावली की, रघुनाथगढ़ और मालखेत। मालखेत की ऊंचाई देखें तो 1052 मीटर ऊंची है। मालखेत की ऊंचाई कितनी है? 1052 मीटर। लोहागढ़ और भोजगढ़ है, ये दोनों कहाँ हैं? झुंझुनू में पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं लोहागढ़ और भोजगढ़ दोनों हैं। भोजगढ़ ये दोनों झुंझुनू में हैं। अगर हम लोहागढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1051 मीटर ऊंची है ये, और भोजगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 997 मीटर। उसके बाद आती है खो कहाँ है? जयपुर में पड़ती है। खो चोटी है वो जयपुर में पड़ती है और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। उसके बाद आता है भैरांच अलवर में है। इसकी ऊंचाई 792 मीटर है। जो भैरांच है ना वो अलवर जिले की चोटी है, ठीक है। और जो इसकी ऊंचाई है वो 992 मीटर है, मीटर के अंदर है ये ऊंचाई। उसके बाद आता है बाबाई जयपुर में है और 792 मीटर ऊंची है। बाबाई है वो जयपुर में है, वह 792 मीटर ऊंची है। उसके बाद आता है बरवाड़ा जयपुर के अंदर है। बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। 786 मीटर ऊंची है। बरवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर। उसके बाद आती है बबाई। वो बाबाई थी जयपुर में और ये बबाई है, बबाई जो झुंझुनू के अंदर पड़ती है। बाबाई कहाँ है? जयपुर में, और बबाई कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। बबाई की अगर ऊंचाई की बात करें तो 780 मीटर ऊंची है ये बबाई। उसके बाद आती है बिलाली कहाँ है? बिलाली है कोटपुतली बहरोड में और 775 मीटर ऊंची है ये बिलाली। इसके बाद हम देखते हैं मनोहरपुरा भी जयपुर में है, ठीक है। मनोहरपुरा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 747 मीटर। मनोहरपुरा की ऊंचाई कितनी है? 747 मीटर और कहाँ है? जयपुर के अंदर पड़ती है। इसके बाद हम करते हैं बैराठ चोटी है वो कोटपुतली बहरोड में है। इसकी ऊंचाई 707 मीटर है। ये उत्तरी अरावली का भाग है। जो ये अभी हम चोटियाँ देख रहे हैं ना, खो, बैराठ, बाबाई, बरवाड़ा, ये सब उत्तरी अरावली का हिस्सा है, ठीक है। तो बैराठ है वो कोटपुतली बहरोड में है और 704 मीटर ऊंची है। उसके बाद आता है सीरावास है वो अलवर के अंदर पड़ती है और 651 मीटर इसकी ऊंचाई। उसके बाद आती है भानगढ़ है वो अलवर में है और 649 मीटर ऊंची है। भानगढ़ कहाँ है? अलवर में, और इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 649 मीटर। उसके बाद पड़ता है जयगढ़ चोटी है वो जयपुर के अंदर है और इसकी ऊंचाई 648 मीटर है। जयगढ़ चोटी की ऊंचाई 648 मीटर। एक बार फिर से देखिए इसको, विजन के लिए करते हैं जल्दी कि रघुनाथगढ़ चोटी सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है। मालखेत चोटी भी सीकर में है, 1052 मीटर ऊंची है। लोहागढ़ चोटी झुंझुनू में है, 1051 मीटर ऊंचाई है इसकी। भोजगढ़ चोटी है वो झुंझुनू में है, 997 मीटर ऊंची है। खो चोटी जयपुर में है, 920 मीटर ऊंची है। भैरांच चोटी अलवर में है, 792 मीटर ऊंची है। बाबाई चोटी जयपुर में है, 792 मीटर ऊंची है। उसके बाद आता है बरवाड़ा चोटी है वो जयपुर में है, 786 मीटर ऊंची है। उसके बाद आता है बाबाई कहाँ थी? जयपुर में। बबाई कहाँ है? झुंझुनू के अंदर पड़ती है। इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान से देख लेना। 780 मीटर ऊंची है। बिलाली कोटपुतली बहरोड के अंदर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 755 मीटर ऊंची है। मनोहरपुरा जयपुर के अंदर है और 747 मीटर ऊंची है। उसके बाद आती है बैराठ है वो कोटपुतली बहरोड में है, 704 मीटर ऊंची है। सीरावास अलवर में है और इसकी हम बात करें तो 651 मीटर ऊंची है। भानगढ़ अलवर में है, 649 मीटर ऊंची है। और जयगढ़ जयपुर में है, इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये चोटियाँ उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं।
अब हम देखते हैं मध्य अरावली की चोटियाँ। मध्य अरावली की चोटियाँ देखते हैं तो टोडगढ़ या गोरमजी है वो ब्यावर के अंदर पड़ती है और 934 मीटर ऊंची है। टोडगढ़ या गोरमजी है वो ब्यावर में है और 934 मीटर ऊंची चोटी है ये। उसके बाद आती है तारागढ़ और नाग पहाड़, ये दोनों ही अजमेर में हैं और तारागढ़ की ऊंचाई है वो 873 मीटर है। वह नाग पहाड़ जो अजमेर में है उसकी ऊंचाई 795 मीटर है। उसके बाद में हम देखते हैं दर्रे कि मध्य अरावली के अंदर कुछ दर्रे भी पड़ते हैं। ये देखिए मध्य अरावली के दर्रे, ठीक है। तो पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता दर्रा या नाल या घाटी कहलाता है। जो पहाड़ होता है उन्हें दो पहाड़ों जैसे बहुत सारे पहाड़ है उनके काट के जो तंग रास्ता है, छोटा सा रास्ता जो बनाया जाता है पार करने के लिए, उसे दर्रा नाल या घाट बोला जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम बर दर्रा है ना वो ब्यावर में आता है। बर दर्रा कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। ब्यावर को बर से जोड़ता है। बर दर्रा है वो ब्यावर को बर से जोड़ता है। पखेरिया दर्रा ये भी ब्यावर में है, जो ब्यावर से मसूदा मार्ग के बीच में, ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है, जो पखेरिया दर्रा है वो। फिर आता है शिवपुरा घाट, ये ब्यावर में है। सुरसुरा घाट दर्रा ये भी ब्यावर में है। गोरम घाट दर्रा ये राजसमंद में है। व कामली घाट दर्रा ये राजसमंद में है। तो बर दर्रा, पखेरिया दर्रा, शिवपुरा घाट, सुर्रा घाट दर्रा ये क्या है? ब्यावर में है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जैसे एक राज्य के दर्रे एक जिले के दे देते हैं, जैसे बर दर्रा, पखेरिया दर्रा व शिवपुरा घाट दर्रा दे दिया। गोरम घाट दर्रा अलग दे दे, पूछ ले कौन सा अलग है? तो ये राजसमंद वाला अलग है ना, क्योंकि चारों सेम हैं। कामली घाट दर्रा कहाँ है? राजसमंद में। उसके बाद हम देखते हैं उत्तरी व मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। उत्तरी और जो मध्यवर्ती अरावली है ना उसमें बहुत ज़्यादा अंतराल है, ठीक है। ये कोरम घाट दर्रा है जिसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। दक्षिणी अरावली, उसके बाद में आती है दक्षिणी अरावली। हमने अभी पढ़ी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली देखी, अब हम देखने वाले हैं दक्षिणी अरावली। देवगढ़ राजसमंद उदयपुर सिरोही तक विस्तारित है। जो दक्षिणी अरावली है ना वो देवगढ़ राजसमंद से लेके उदयपुर सिरोही तक विस्तारित है। अगर हम बात करें इनकी चोटियों की, दक्षिणी अरावली की चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो गुरु शिखर है वो सिरोही के अंदर पड़ती हैं। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो 1722 मीटर ऊंची है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। शेर चोटी है वो सिरोही में पड़ती हैं और 1597 मीटर ऊंची है। शेर चोटी है वो सिरोही में है और 1597 मीटर ऊंची है। दिलवाड़ा सिरोही में है। दिलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में है। वह 1442 मीटर ऊंची है। दिलवाड़ा सिरोही में। तो सिरोही के अंदर गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, अचलगढ़ है। उसके बाद देखते हैं ऋषिकेश है और बस यही चोटियाँ हैं जो दक्षिणी अरावली का भाग है। तो दिलवाड़ा सिरोही में है, 1442 मीटर ऊंचाई है। जरगा है वो उदयपुर में पड़ती है। जरगा कहाँ है? उदयपुर में, 1431 मीटर ऊंची है। उसके बाद हम देखते हैं अचलगढ़ है वो सिरोही के अंदर है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1380 मीटर ऊंची है ये। कुंभलगढ़ राजसमंद में है और 1224 मीटर ऊंची है। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंची है। उसके बाद आता है धोनिया चोटी है वो उदयपुर में पड़ती है, 1183 मीटर ऊंची है धोनिया चोटी। ऋषिकेश चोटी है वो सिरोही के अंदर है, ऋषिकेश चोटी कहाँ है? सिरोही में। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1017 मीटर है। ये सारी मीटर में है, याद रखना। ऋषिकेश चोटी है वो सिरोही, 1017 मीटर की ऊंचाई पर है। कमलनाथ है वो उदयपुर में पड़ती है। कमलनाथ कहाँ है? उदयपुर में, 1001 मीटर ऊंची है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, ये 938 मीटर ऊंची है। सज्जनगढ़ है वो
उदयपुर में है और 938 मीटर ऊंची है। उसके बाद आती है सायरा चोटी। सायरा चोटी है वो भी उदयपुर में है और 900 मीटर ऊंची है। सायरा चोटी कहाँ है? उदयपुर में है और 900 मीटर ऊंची है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लीलागढ़। लीलागढ़ है वो उदयपुर में पड़ती है और 974 मीटर ऊंची है। लीलागढ़ कहाँ है? उदयपुर में है वह 974 मीटर ऊंची है। डोरा पर्वत चोटी। डोरा पर्वत चोटी है वो जालोर में है, वह 959 मीटर ऊंची है, 69 मीटर। डोरा पर्वत है वो जालोर में है, वह 969 मीटर ऊंची है। नागपाणी। नागपाणी कहाँ है? नागपाणी चोटी है वो उदयपुर में है, वह 867 मीटर ऊंची है। नागपाणी चोटी। नागपाणी चोटी उदयपुर में है, 867 मीटर ऊंची है। गोगुंडा चोटी। गोगुंडा चोटी है वो भी उदयपुर में है, 840 मीटर ऊंची है। ठीक है। इसराना भाकर। इसराना भाकर चोटी है वो जालोर के अंदर पड़ती है, वह 839 मीटर ऊंची है। रोजा भाकर व झारोला भाकर। इसराना भाकर, रोजा भाकर व झारोला भाकर ये तीनों जालोर में है। इसराना भाकर की ऊंचाई है 839 मीटर, रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर और झारोला भाकर की ऊंचाई है 588 मीटर। ये तीनों चोटियाँ कहाँ हैं? जालोर के अंदर है। डोरा पर्वत भी जालोर में है और उदयपुर में कमलनाथ है, सजनगढ़ है, सायरा है, लीलागढ़ है, नागपाणी है, गोगुंडा है, ये सब कहाँ है? उदयपुर में है। उसके बाद हम देखते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है। माउंट आबू सिरोही में है। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ना गुरु शिखर, वो माउंट आबू सिरोही में है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर व हिंदू ओलंपस कहा था। कर्नल जेम्स टोड था ना, उसने जो गुरु शिखर को संतों का शिखर व हिंदू ओलंपस कहा था। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा है। गुरु शिखर का नाम है वो दत्तात्रेय जो ऋषि थे उनके नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा है। वह इसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, लेकिन इस पर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है। जो गुरु शिखर है ना, उस पे दत्तात्रेय जी का 5 मीटर ऊंचा मंदिर भी बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं जो दक्षिणी अरावली है उसके दर्रे व नाले। फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल है वो उदयपुर में है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। फुलवारी की नाल ये तो है, ये देखिए। ठीक है। और उदयपुर में है, वह राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल ये भी उदयपुर में है। देबारी दर्रा ये भी उदयपुर में है। ठीक है। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी दर्रा ये सब कहाँ है? उदयपुर में। हाथी दर्रा कहाँ है? ये भी उदयपुर में है। हाथी दर्रा उदयपुर में है। यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। जो हाथी दर्रा है ना, जो उदयपुर में है और यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने का मार्ग पर स्थित है। हाथी दर्रा उदयपुर में है, यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाथीगुड्डा की नाल। हाथीगुड्डा की नाल है वो कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है। हाथीगुड्डा की नाल कहाँ है? कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद स्थित है। यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। जो हाथीगुड्डा की नाल है ना, यह पाली और राजसमंद को जोड़ती है। उसके बाद आता है सोमेश्वर की नाल जो पाली के अंदर है। देसूरी की नाल ये भी पाली के अंदर है। अब हम देखने वाले हैं गिरवा। गिरवा है वो उदयपुर के चारों ओर तस्करी नुमा पहाड़ियाँ हैं। गिरवा किसे बोला जाता है? गिरवा बोला जाता है कि जो उदयपुर के चारों ओर तस्करी नुमा पहाड़ियाँ हैं ना, तस्करी नुमा, उन पहाड़ियों को बोला जाता है गिरवा। उसके बाद हम देखते हैं भाकर। सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। देशहरो। उदयपुर में जरगा व रांगा की पहाड़ियों जो वर्ष भर हरी भरी रहती हैं उन्हें बोला जाता है देशहरो। उदयपुर में जरगा व रांगा की पहाड़ियाँ जो वर्ष भर पूरे वर्ष मतलब पूरे साल हरी भरी रहती हैं उन्हें बोला जाता है देशहरो। मेवल। मेवल क्या है?
डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ियों का भाग है उन्हें बोला जाता है मेवट। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग है मेवल। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियों का मतलब है ब्यावर व अजमेर की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती हैं, जोड़ती नहीं हैं, अलग करती हैं। बीच में ये पहाड़ियाँ आ गई, इसलिए मारवाड़ और मेवाड़ अलग अलग हो गए। उसके बाद हम देखते हैं धोसी पहाड़ी झुंझुनू के अंदर है और 740 मीटर ऊंची है। धोसी पहाड़ी है वो झुंझुनू में है, वह 740 मीटर ऊंची है। हर्ष की पहाड़ी है वो सीकर के अंदर है, वह 820 मीटर में है। हर्ष की पहाड़ियाँ है ना वो सीकर के अंदर है और 820 मीटर में है। इस पर हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हर्ष की पहाड़ी। उदयनाथ पर्वत ये अलवर में है, उदयनाथ पर्वत है वो अलवर में है। मालानी पहाड़ी बाड़मेर से बलोत्रा जालोर के बीच में फैली है, मालानी पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर और जालोर के बीच में फैली है। आड़ावल पर्वत बूंदी के अंदर है। आड़ावल पर्वत कहाँ है? बूंदी में है। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में है। मगरा जो अरावली से अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। मगरा है ना वो अरावली से अलग है लेकिन अवशिष्ट पहाड़ियों का एक झुंड है। मोड़ा पहाड़ कहाँ है? झुंझुनू में है। आड़ावल पर्वत कहाँ है? बूंदी में है। मालानी पहाड़ी कहाँ है? बाड़मेर और जालोर के बीच में है। उदयनाथ पर्वत कहाँ है? अलवर में है। हर्ष की पहाड़ी कहाँ है? सीकर के अंदर है। इस पर हर्षनाथ मंदिर भी बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 820 मीटर है। धोसी पहाड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है, इसकी ऊंचाई है वो 720 मीटर है। इसके बाद हम देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। हमने पश्चिमी मध्य प्रदेश भी देखा, हमने अरावली देखी। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना उसमें अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिंजारा, डेंग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये सारे जिले आते हैं। यही वाला तो है पूर्वी मैदानी प्रदेश के। इसमें जिले कौन कौन से आए? तो अलवर आया, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिंजारा, डेंग जो यहाँ पे पड़ता है डेंग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले आते हैं। पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास व बाणगंगा, माही नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ व दोमट मिट्टी से बना है। जो ये पूर्वी मैदानी भाग है ना, जो चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है ना, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, उस मिट्टी से निर्मित हुआ है ये। उस मिट्टी से निर्मित हुआ है ये जलोढ़ जो पूर्वी मैदानी भाग है ये। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है ये। सर्वाधिक ये चंबल बेसिन है। सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है ये, इसीलिए इसे खादान का कटोरा कहते हैं। जो पूर्वी मैदानी भाग है ये सर्वाधिक उपजाऊ भाग है, इसीलिए इसे खादान का कटोरा भी कहा जाता है। इसका ढाल देखें ना हम तो पूर्व की ओर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है वो ढलान है, वो पूर्व की ओर है। वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है ये। पूर्वी मैदानी भाग है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भाग है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है चंबल बेसिन, जहाँ से चंबल नदी प्रवाहित होती है। सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर क्षेत्र में फैला है। चंबल बेसिन है वो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में फैला है। चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान है ये। जो चंबल बेसिन है ना वो चंबल नदी के द्वारा निर्मित मैदान है। जो मिट्टी लाई जाती है उससे निर्मित हुआ है ये। चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्खान सलाकती डांग कहते हैं। जो चंबल नदी के आसपास है ना ये देखो ऊंची नीचे जो ये सला करती है, ठीक है, इसे बोला जाता है डांग भूमि। सर्वाधिक डांग भूमि है वो करौली में है। सर्वाधिक डांग भूमि जो ये ऊंचा नीचा क्षेत्र है ना वो करौली के अंदर पड़ता है, इसीलिए करौली को डांग की रानी कहा जाता है। डांग का राजा कौन है आप बताइए कमेंट में, क्योंकि मैंने करवाया है पिछली क्लास में, ठीक।
ठीक है, तो डांग की रानी कौन है? याद आया कुछ? डांग का राजा कौन है? धौलपुर। डांग की रानी करौली। तो सर्वाधिक जो डांग भूमि है वो करौली है। जो ये नीचे स्थलाकृति आपको दिख रही है, ये करौली के अंदर है, इसीलिए करौली को डांग की रानी कहा जाता है। डांग का राजा धौलपुर है। चंबल नदी के प्रवाह से मिट्टी में कटाव, अवनालिका अपरदन के कारण गहरी गहरी खाट यहाँ पे घाटियां हैं वो बन गई हैं, जिन्हें बीड़ कहा जाता है। यह है चंबल नदी का बीड़। चंबल नदी के प्रवाह से, जो चंबल नदी का प्रवाह होता है ना, उससे क्या होता है, मिट्टी के कटाव के कारण, जब चंबल नदी का प्रवाह हो रहा है तो मिट्टी तो कटेगी, और उस कटाव के यानी अवनालिका अपरदन के कारण गहरी गहरी घाटियां बन जाती हैं, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। और यह बीहड़ है ना, वो कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर तक फैला है। एक जिले में नहीं है, कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर तक फैल गया है। ये क्या है? छप्पन बेसिन, माही बेसिन, मतलब माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले आते हैं। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहाँ से माही नदी बहती है, प्रवाह करती है आगे की ओर, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले आते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कांठल। और वहाँ से प्रवाहित, जब वहाँ से माही नदी का बहाव क्षेत्र है, वहाँ से वह प्रवाहित हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा? कांठल का मैदान। क्योंकि प्राचीन काल में क्या हुआ? ठीक है, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य ना 56 गांव हैं। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जब जाते हैं ना, तब 56 गांवों का एक समूह देखने को मिलता है। नदी नालों का एक समूह देखने को मिलता है, जिसे 56 का मैदान बोला जाता है। किसके बीच में है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांवों का एक समूह है, नदी नालों का एक समूह है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र ना वागड़ मेवल या व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ मेवल या व्याघ्र घाट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बनास बेसिन। बनास जो नदी है ना, वह उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, जिसका ढाल पूर्व की ओर है। बनास नदी व उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके द्वारा जो निर्मित मैदान है, जिसका ढाल कहाँ है? पूर्व की ओर है, बनास बेसिन है वो। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बनास बेसिन में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। बहुत बढ़िया कृषि हो सकती है यहाँ पे। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई देखें ना, तो जो 280 से 500 मीटर की ऊंचाई है ये। बनास बेसिन की ऊंचाई कितनी है? 280 से 500 मीटर। अगर हम बात करें बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग, तो मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है ना, वो मालपुरा करौली के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं, यह टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? टोंक, सवाई माधोपुर और करौली में फैला है। इस क्षेत्र को एम हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन का नाम दिया। जो क्षेत्र था ना, इसको जो ए हेरोन है, उन्होंने तृतीय पेनिप्लेन नाम दिया, पेनिप्लेन नाम दिया था। अगर हम बात करें तो जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र, वह खेराड़ व मालपुरा टोंक का क्षेत्र है, वो माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। कि जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र व खेराड़ और मालपुरा टोंक का क्षेत्र है, वो माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बाणगंगा। क्या? बाणगंगा। बाणगंगा बेसिन, ये देखिए, यह है बाणगंगा का क्षेत्र। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है बाणगंगा बेसिन, जो जयपुर, दौसा, डींग, भरतपुर जिलों में पाया जाता है। जो ये बाणगंगा बेसिन है ना, ये जयपुर, दौसा, डींग व भरतपुर जिलों में पाया जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश।
क्या देखने वाले हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठार भी बोला जाता है इसे। जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, इसी को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है ना, ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा का जो पठार है उसका उत्तरी भाग है ये। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 500 मीटर है। औसत ऊंचाई है 500 मीटर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले आते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। हाड़ौती पठार को मुख्यतः 2 भागों में बांटने का काम करता है ये। हाड़ौती पठार को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। विंध्यन कंगार भूमि व दक्कन लावा का पठार। विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन लावा का पठार। अभी हम देखने वाले हैं विंध्यन कंगार भूमि। ये देखो, ये है विंध्यन कंगार भूमि, ये वाली, ठीक है। अगर हम देखें कि ये किन जिलों में फैला हुआ है, तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में फैला है ये विंध्यन कंगार भूमि क्षेत्र है वो। करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर तीनों जिलों में फैला है ये। चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। जो विंध्यन कंगार भूमि है वो चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। यहाँ पे बलुआ पत्थर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। महान सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। महान सीमा भ्रंश अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होने के कारण इसको महान सीमा भ्रंश कहते हैं। जो महान सीमा भ्रंश है यानी जहां से अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत है, जो जहां पर दोनों मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं महान सीमा भ्रंश। अरावली के पूर्व में स्थित है। जो ये महान सीमा भ्रंश है ये अरावली के पूर्व में स्थित है, ठीक है। इसमें बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला है ये। कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंडर में? तो बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, धौलपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दक्कन यानी लावा का पठार। दक्कन या लावा का पठार। दक्कन या लावा का पठार है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है। ये देखिए इधर की साइड में दक्कन या लावा का पठार कहाँ है? तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला है ये। यहाँ बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर संतूर है। दक्कन लावा का पठार के अंदर क्या है? बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है यहाँ पे संतूर। वह बूंदी के प्रमुख दर्रे भी यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लाखेरी दर्रा हो गया, रामगढ़ खटखट दर्रा हो गया, जेतावास दर्रा हो गया। ये सब कहाँ है? दक्कन लावा के पठार में। यह बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर संतूर भी है और यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं, जैसे बूंदी के लाखेरी दर्रा, रामगढ़ खटखट दर्रा, जेतावास दर्रा। ये कहाँ है? दक्कन लावा के पठार के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। अगर हम बात करें मुकंदरा हिल्स, जो मुकंदरा पहाड़ियां हैं, तो ये कोटा में सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है। मुकंदरा हिल्स यानी जो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं वो हमें कोटा के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलती है। वह जो झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, पर्वतमाला का विस्तार है, सॉरी। मुकंदरा हिल्स पहाड़ियां हैं वो कोटा में सर्वाधिक है। झालावाड़ जिले में विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है। जो विंध्याचल पर्वतमाला है ना, उसी का विस्तार है ये मुकंदरा हिल्स की पहाड़ियां। अगर हम बात करें शाहाबाद उच्च क्षेत्र की, तो वो 12 में फैला हुआ है। शाहाबाद उच्च क्षेत्र 12 के अंदर है। रामगढ़ 12 के पास घोड़े की नाल की आकृति यानी होर्सशू आकार की एक पर्वत श्रेणी है। ये देखिए रामगढ़ 12 के पास घोड़े की नाल की आकृति यानी होर्सशू आकार की एक पर्वत श्रेणी है, जिसके मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्का पिंड गिरने से बनी झील है ये। रामगढ़ कहाँ है? 12 के अंदर है।
उसके पास में घोड़े की नाल की एक आकृति है। ठीक है, ये एक पर्वत श्रेणी है। बताया जाता है कि मध्य राजस्थान में एकमात्र उल्का पिंड गिरा था और झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि विश्व भू विरासत ने क्रेटर के रूप में मान्यता दी। जो ये है ना उल्का पिंड गिरने से जो झील बनी है, इसको विश्व भू विरासत ने क्रेटर के रूप में मान्यता दी थी। डंग गंगधर उच्च भूमि, डंग गंगधर उच्च भूमि है और झालावाड़ का पठारी भाग है। ये जो डंग गंगधर उच्च भूमि है ना, ये झालावाड़ का पठारी भाग है। तो अब हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख पठार। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार है वो सिरोही में पड़ता है। उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही के अंदर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 1360 मीटर ऊंचा है ये। राजस्थान का उड़िया का पठार है वो सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। गुरु शिखर से नीचे स्थित है, गुरु शिखर के नीचे स्थित है ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भोराट का पठार। भोराट का पठार है, उसकी ऊंचाई की बात करें तो 1225 मीटर ऊंचा है ये। भोराट का पठार 1225 मीटर ऊंचा है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। भोराट का पठार है वो गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है ये। भोराट का पठार है ना, ये राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो जरगा है। भोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा है। उसके बाद आता है आबू का पठार। आबू का पठार है वो सिरोही में है और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार है वो सिरोही के अंदर है और राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई अगर बात करें हम तो 1200 मीटर ऊंचा है, जिस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू स्थित है। आबू के पठार पर स्थित है माउंट आबू, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार है ना वो 620 मीटर ऊंचा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? मेसा के पठार के ऊपर स्थित है। मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? तो 620 मीटर ऊंचा है ये। उसके बाद आता है लसाड़िया का पठार। अगर हम बात करें लसाड़िया के पठार की तो यह सलूम्बर, जो लसाड़िया का पठार है ना वो सलूम्बर के अंदर पड़ता है और जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। लसाड़िया का पठार है ना वो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है, सलूम्बर जिले में पड़ता है ये। उसके बाद आता है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। ऊपरमाल का पठार है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है और हाड़ौती के पठार का भाग है। ऊपरमाल का पठार है ना वो हाड़ौती के पठार का ही भाग है। ठीक है, लसाड़िया का पठार कहाँ है? सलूम्बर में है, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं ऊपरमाल का पठार जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक है, वह हाड़ौती के पठार का ही भाग है ये। उसके बाद हम देखते हैं मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ में है। मानदेसरा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। भोमट का पठार उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर सिरोही में फैला हुआ है। भोमट का पठार है वो उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर और सिरोही में फैला हुआ है, जहां भील जनजाति निवास करती है। तो भील जनजाति कहाँ निवास करती है? भोमट के पठार के ऊपर। कहाँ है? यह 4 जिलों में फैला हुआ है, उदयपुर सलूम्बर डूंगरपुर और सिरोही के अंदर। थैंक यू गाइस। आज हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन है वो कंप्लीट हो चुका है और अगली क्लास है वो जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।